हेलो गाइस, दिस इज़ दिलीप और आप है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि सर मैं आपके चैनल को सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप चैनल यूट्यूब पे डालेंगे सर्च में टारगेट विद दिलीप, आप जैसे ही ओके करेंगे तो उसमें मेरा फ़ोटो लगा हुआ आपको मेरा आइकॉन दिख जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। गाइस, जीके की एक वीडियो सीरीज चलाई गई है जिसमें फर्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को मिस कर दिया है तो आप इसे ज़रूर जाकर देखें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, मैं इसे कई पार्ट में क्यों बना रहा हूँ, क्यों ना मैं इसे 2 पार्ट में ही ख़त्म कर दूँ। फ्रेंड्स, अगर मुझे यही करना होता तो यहाँ मेरी क्या ज़रूरत थी, किताबें पढ़ी हुई हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। गाइज, आप पढ़ सकते हैं लेकिन किताबें इतनी मोटी हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं जो शायद हमारे काम की नहीं। तो आप बताओ क्या चाहते हैं, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम इनपुट में मिनिमम आउटपुट। गाइज, डिपेंड आप पे करता है। गाइज, डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा कि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए, यही आपका आंसर भी होगा। और इसके लिए आपको एक ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है जो पहले यह सब कुछ कर चुका हो, यानी वो ऐसे एग्ज़ाम पास कर चुका हो और ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। वही तो आपको सही रास्ता दिखा भी पाएगा। वैकेंसी फिर से आ गई है। अब पढ़ाई, नॉलेज और सिलेक्शन दोनों के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसलिए गाइज, मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि वैकेंसी बार बार नहीं आती, अब आ चुकी है। तो आप अपनी पढ़ाई जो है नॉलेज और सिलेक्शन दोनों के लिए शुरू कर दीजिए कि आपको अब नॉलेज भी लेना है और आपको सिलेक्शन भी लेना है। गाइस, पूरे जीके की सीरीज में एक ख़ास बात ये होगी कि आपको कंट्री, कैपिटल और उसकी करेंसी भी पता चल जाएगा। गाइस, आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो भी मैं वीडियो आपको जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसमें जब भी किसी कंट्री का नाम आता है तो मैं वहाँ पे उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी और किस कॉन्टिनेंट पे पड़ता है इसका भी जिक्र ज़रूर कर देता हूँ। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं नहीं करता, जिस कंट्री के बारे में मैं नहीं करता और आपको बोलता हूँ कि आप खुद से मैप देखना सीख जाइए, ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आपकी ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा और ये आपकी लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। तो गाइज, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइज, इससे पहले हमने यूएन के कुछ स्पेशल एजेंसी के बारे में देखे थे। आज हम यूएन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गाइज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम से आप पहले ही परिचित हैं, यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये होता है गाइस कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्री टू कंट्री, यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कैसा रिलेशनशिप है। यानी एक दूसरे से, यानी अगर कोई कंट्री एक रूल बनाता है या कोई भी व्यापार करता है दूसरे कंट्री के साथ और दूसरा पहले के साथ करता है, तो ये इस तरह की गवर्नमेंट जो होती है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है। उसे हम इंटर गवर्नमेंटल कहते हैं और इस टोटल ऑर्गेनाइजेशन को हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डब्ल्यूटीओ करता क्या है, डब्ल्यूटीओ क्यों बनाया गया? क्योंकि ये रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। मैंने जैसे कि अभी कहा था कंट्री टू कंट्री, यानी नेशन के बीच में, यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो है इंटरनेशनल ट्रेड करता है और उसको रेगुलेट करता है। गाइस, डब्ल्यूटीओ का जो फाउंडेशन है ये 1995 जनवरी में हुआ था, जनवरी के 1995 में हुआ था। और टोटल इसके जो मेंबर है वो 164 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें 164th यानी जो 164वां देश जो डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था वो अफ़गानिस्तान था। गाइस, 1948 1948 से GATT, जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इन्होंने एक रूल सिस्टम बना रखा था। गाइस, पहले डब्ल्यूटीओ नहीं था। सबसे पहले जो है GATT रहता था। GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। पहले डब्ल्यूटीओ की जगह पे GATT था। 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और उसका काम सिर्फ ये था कि जो भी सिस्टम काम करता था उसके लिए एक रूल बनाया जाता था। उस रूल के हिसाब से ही ट्रेडिंग होती थी। लेकिन फिर 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई।
गाइस ये डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, यानी GATT की जगह जो है डब्ल्यूटीओ ने ले ली। ये मराकश एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, उसमें ये डब्ल्यूटीओ रिप्लेसेस GATT। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और गाइस डब्ल्यूटीओ की जो मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होती है, वो 2 ईयर्स की होती है, यानी हर 2 साल में एक बार होती है। हर 2 साल में एक बार मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है डब्ल्यूटीओ की। नेक्स्ट है गाइस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये भी एक UN रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैं अभी बता रहा हूँ ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। यानी स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब ये हुआ करता था जो वो पर्टिकुलर वर्क के लिए काम करती थी, लेकिन यहाँ पे जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये केवल UN से रिलेटेड है, स्पेशल पार्ट नहीं है UN का। इसका जो फाउंडेशन है वो जुलाई 1957 में हुआ था, और 172 इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं, और हेडक्वार्टर इसका वियना में है। गाइस अभी हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ा, आइए हम देखते हैं कि इंडिया का यूनाइटेड नेशन के साथ कैसा हिस्ट्री रहा। जैसा कि हम पहले देख पा रहे हैं कि इंडिया जो है पहला ऐसा देश था जिसने 1954 में यानी 1954 में न्यूक्लियर टेस्टिंग पर कंप्लीट बैन के लिए रिक्वेस्ट किया था कि कंप्लीट बैन होना चाहिए न्यूक्लियर टेस्टिंग। ऐसा उसने UN में एक प्रस्ताव रखा था। फिर 1988 में इन्होंने फिर से एक प्रपोजल रखा कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए जो भी वेपन बनाए जाते हैं या मार्केट में लाए जाते हैं उन पर कंप्लीट एलिमिनेशन होना चाहिए, यानी उसे हटा ही देना चाहिए। नेक्स्ट रामास्वामी मुदालियर जैसे नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने इंडियन टीम को लीड किया था कब, जब UN चार्टर हो रहा था, जब UN चार्टर 50 मेंबर का बना था, उस समय इन्होंने साइन किया था इंडिया की तरफ से, और इनके द्वारा ही इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर बन पाया था। जैसा हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि इंडिया जो है UN का फाउंडिंग मेंबर है, तो ये इसी वजह से ही फाउंडिंग मेंबर है क्योंकि रामास्वामी मुदालियर ने उसमें इंडिया टीम को लीड किया था और उन्होंने ये UN के चार्टर पे साइन किया था। विजय लक्ष्मी पंडित, जैसा कि नाम से आप परिचित हैं, ये UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। नरेंद्र सिंह, BN राव, दलवीर भंडारी एंड RS पाठक, ये ICJ में जो है जज के रूप में इन्होंने काम किया है, जज के पद पे रहते हुए इन्होंने काम किया है। और नरेंद्र सिंह जो कि ICJ के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ICJ के प्रेसिडेंट रहे हैं नरेंद्र सिंह। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर S राधाकृष्णन, ये यूनेस्को के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। BR सेन के बारे में बात करें तो ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर रोम में है, जो इटली की राजधानी है, ये FAO के जो है प्रेसिडेंट थे BR सेन। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये एटॉमिक फॉर पीस कमीशन इसके जो है चेयरपर्सन थे, जो कि बाद में IAEA बन के आया, बाद में ये IAEA बना। होमी जहांगीर भाभा की वजह से आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को हम देख पा रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। लास्ट है इसमें राजकुमारी अमृत कौर, जो कि WHO की चेयरपर्सन थी। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में सुने होंगे, जिसको हम इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, इसकी एक हिस्ट्री पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या, हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये है क्या। एक्चुअली क्या था कि राष्ट्रों की ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्रों की यानी जितनी भी कंट्रीज हैं उनका एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ये, जिन्होंने यह निश्चय किया कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। यानी जो भी अपनी पावर और शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, न तो उसके संग में रहेंगे न तो उसके विरोध में रहेंगे। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट ने मिलकर
इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इंग्लिश में इसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। गाइज आपको ये भी बताते चलो कि हवाना एक डिक्लेरेशन हुआ था 1979 में, जिसका ऑब्जेक्टिव जिसका मेन उद्देश्य ये था कि एनएएम राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता सुनिश्चित किए जाए, सवरेनिटी, क्षेत्रीय एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए जो है हवाना डिक्लेरेशन हुआ था 1979 में। गाइज मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्रुप है 120 डेवलपिंग कंट्रीज़ का। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, ग्रुप ऑफ 120 डेवलपिंग कंट्रीज़, 120 डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट फोरम आफ्टर यूएन, यूएन के बाद सबसे बड़ा जो फोरम है वो विश्व का, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन है। ये 1961 में एग्जिस्टेंस में आया था। एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसको हम बांडुंग डिक्लेरेशन 1955 में हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 कंट्री और 10th ऑर्गेनाइजेशन, 17 कंट्रीज और 10 ऑर्गेनाइजेशन ये सारे मिले हुए थे, इनको जो है ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। 17 कंट्रीज और 10 ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया था। नॉन अलाइनमेंट ये वर्ड किसने दिया? ये दिया था 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के उस समय प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने ही इस वर्ड का इस्तेमाल किया था नॉन अलाइनमेंट, और इनके द्वारा ही इन्होंने ही पंचशील सिद्धांत यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पंचशील सिद्धांत का आइडिया दिया था। जवाहरलाल नेहरू प्रोपाउंडेड द पंचशील प्रिंसिपल। एनएएम समिट यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो समिट है वो हर 3 साल पे एक बार होता है, हेड एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल पे एक बार होता है। और फर्स्ट एनएएम समिट जो है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। आपको मैंने गाइस एक बार बता दिया है कि आप सभी जो भी हम आपको इसमें कंट्री का नाम लेते हैं, उन सभी का आप उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी, इनका जिक्र ज़रूर करके देखें, क्योंकि इससे आपको आपका एक पोर्शन तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगा कि जो कंट्री या करेंसी इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो आपका कम से कम प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट। जैसे गाइस आप ये देख पा रहे हैं, ये है एनएएम कंट्रीज़। आप जितने डार्क कलर में देख रहे हैं, जो डार्क ब्लू कलर है, ये एनएएम के परमानेंट मेंबर हैं। और जबकि आप जो ब्लू वाले मेंबर आप देख रहे हैं, ये सभी जो है ऑब्जर्वर हैं। ये सभी जो है जो लाइट ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये सभी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ठीक है गाइस, आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं इस मैप के थ्रू। सो थैंक यू गाइस। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा गाइस कि अगर वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। याद रहे गाइस, आने वाला समय इन्फॉर्मेशन का है, तो आप तैयार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके फ्रेंड को तो वीडियो मिल जाए लेकिन आपको ना मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।